अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है एपिथेट्स। एपिथेट्स मीन्स डिफरेंट यूनिक नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड डिफरेंट टाइटल्स जो दुनिया के डिफरेंट प्लेसेस को ममालिक को दिए जाते हैं उनकी किसी न किसी यूनिक क्वालिटी की वजह से। अगर आप अभी तक जस्ट ममालिक के रियल नेम्स से ही वाकिफ़ थे तो आप मज़ीद उन ममालिक के बारे में जानने के लिए उनमें कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कौन सी ऐसी उनमें नुमायाँ खूबियाँ हैं जिनकी वजह से उन्हें ये टाइटल्स दिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर को कंप्लीट सुनने के बाद आप दुनिया के बारे में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है उसे जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड ऑफ माउंटेन्स। लैंड ऑफ माउंटेन्स ये टाइटल है नेपाल का। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। अच्छा, ये लेक्चर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स उनमें जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, और ऑप्शन में डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स दे दिए जाएंगे, या फिर कंट्री का नेम क्वेश्चन में रखते हुए ऑप्शन में आपको उनके टाइटल्स दे दिए जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। तो वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं, दुनिया के टॉप 10 माउंटेन्स पीक्स चोटियाँ जो हैं, उनमें से 8 हाईएस्ट माउंटेन्स नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसका 75% हिस्सा माउंटेन्स से ही कवर्ड है। वहाँ पर 6000 मीटर की बुलंदी रखने वाली, हाइट रखने वाली 1310 चोटियाँ भी मौजूद हैं इन टॉप हाईएस्ट माउंटेन्स के अलावा, और इसीलिए ये एरिया जो है नेपाल कंट्री लैंड ऑफ माउंटेन्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स ये कहा जाता है अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहने का रीज़न क्या है कहने की, तो इसकी रीज़न ये है कि बहुत सी सुपर पावर्स जो हैं एज ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी ने पिछले 200 सालों में, 2 सदियों में सक्सेसफुली ऑक्युपाई किया अफ़गानिस्तान को, उस पर कब्ज़ा किया, बट ये उस पर अपनी हुकूमत रख नहीं सके। यानी आखिरकार अफ़गान्स ने इन्हें वहाँ से एक्सपेल किया, और जितनी भी हुकूमतें वहाँ पर आईं उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश की, बट वो फॉर एवर के वो उसे कायम ना रख सकीं। डेट्स वाई इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान हैज़ बीन ईजी टू कंकर, हार्ड टू रूल। उसे कंकर करना तो आसान है बट वहाँ पे हुकूमत करना मुश्किल है। और इसीलिए जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसका एक कोट बहुत फेमस है। उसने अपने लोगों से, अपनी आर्मी से ये कहा था, मे गॉड कीप अवे फ्रॉम द वेनम ऑफ द कोबरा, द टीथ ऑफ द टाइगर एंड द रिवेंज ऑफ द अफगान्स। यानी जिस कदर वेनम, कोबरा का जो जहर होता है वो डेंजरस है, या टाइगर के टीथ डेंजरस हैं, उस कदर ही उतने ही अफ़गान जो हैं उनका रिवेंज भी उतना ही ख़तरनाक है, उतना ही डेंजरस है। तो अफ़गानिस्तान जो वर्ड है इसका मीनिंग भी यही है, लैंड ऑफ द अफ़गान्स। अफ़गानिस्तान को एक और टाइटल जो है वो भी दिया जाता है, उस नाम से भी उसे जाना जाता है फेमस, और वो है क्रॉस रोड टू सेंट्रल एशिया। ये भी अफ़गानिस्तान का टाइटल है। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है?
बिकॉज़ अफ़गानिस्तान जो है उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन, उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो एशिया के बाकी तमाम इलाकों को सेंट्रल एशिया के साथ मिलाता है। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स, वस्ती एशियाई रियासतें, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब के साथ दरमियान में जो कनेक्ट करता है एशिया के साथ इन इलाकों को, वो अफ़गानिस्तान है। एक सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला कोहे हिंदूकश, और उसमें कॉरिडोर है, वक्खन कॉरिडोर, जो कि अफ़गानिस्तान में है। उसके ज़रिए से ये कनेक्ट होता है बाकी एशिया के इलाकों से, तो इसलिए इसे क्रॉस रोड टू सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। एक और टाइटल है इसका, अफ़गानिस्तान का एक यूनिक नेम जिसकी वजह से ये जाना जाता है, और वो है बफर स्टेट ऑफ एशिया। बफर स्टेट ऑफ एशिया अफ़गानिस्तान को क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं बफर स्टेट से क्या मुराद है। बफर स्टेट का मीनिंग है दो दुश्मनों के दरमियान खाली इलाका, एक ऐसी जगह जो उन्हें आर्मी से या किसी भी रुकावट से खाली मिले, और दो दुश्मन हो और दरमियान वाला इलाका हो तो वो बफर कहलाएगा। तो अफ़गानिस्तान कैसे बफर स्टेट हुई, ऐसा ये उस दौर की बात है जब रशिया जो है वो उसकी ज़मीनी जो लोकेशन है, रशिया फैला हुआ था अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक, यानी जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं ये उस वक्त रशिया का ही पार्ट थी। बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। एंड दूसरी तरफ जो है अफ़गानिस्तान के एक बॉर्डर की तरफ तो रशिया है, और दूसरे बॉर्डर की तरफ हमें ब्रिटिश इंडिया मिलता है। यानी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पे बरतानिया का कब्ज़ा था, बरतानिया की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी। तो एक तरफ ब्रिटिश इंडिया एंड दूसरी तरफ रशिया, दोनों जो बरतानिया है, बरतानवी हुकूमत, एंड जो रशियन गवर्नमेंट है, एक दूसरे के एनिमी थे उस टाइम पर। और दरमियान में जो इन्हें इलाका मिल रहा है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मुआहदा कर लिया कि वो रशिया को एंटर नहीं होने देंगे अपने इलाके में। तो इस तरह से जो अफ़गानिस्तान है वो बफर स्टेट कहलाता है बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। तो ये रीज़न है इसको बफर स्टेट ऑफ एशिया कहने की। देन नेक्स्ट है हमारे पास लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स ये कहा जाता है भूटान को। थंडर बोल्ट मीनिंग बिजली की कड़क, गरज चमक के साथ आने वाले तूफान। तो भूटान एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत से ऐसे तूफ़ान जो हैं वहाँ पर आते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में कह लें, क्योंकि वहाँ पे हिमालय रेंज है, और वो भूटान को ऐसे थंडर स्टॉर्म्स का बहुत सामना करना पड़ता है। दैट्स वाई दिस लैंड इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन ये जापान को कहा जाता है। एंड जो जापानीज़ पीपल हैं वो अपने कंट्री को अपनी लैंग्वेज में जो नाम देते हैं वो है निपोन। निपोन और निहोन, इन दोनों में से कोई सा भी ये जापानीज़ लैंग्वेज में जापान का नाम है। तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए निपोन या निहोन का इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसका मीनिंग एज इट इज़ वही बन रहा है जो इसका टाइटल है, यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन। निपोन का मतलब यही है कि सन ओरिजिन, जहाँ से सन राइज करता है, निकलता है। हुआ ये था कि मार्को पोलो ने जब विज़िट किया चाइना का, तो वहाँ के लोगों ने इसे ये बताया मार्को पोलो को कि जो सूरज है उसकी सरज़मीन जापान है, सूरज जापान से तलू होता है सबसे पहले, देन पूरी दुनिया में उसकी रोशनी जो है वो फैलती है। तो मार्को पोलो ने इस बात को अपनी किताब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये उस किताब का नाम है, उस बुक का जो मार्को पोलो ने लिखी इस विज़िट के बाद, तो उसमें इसने मेंशन किया जापान को, इस बात का रेफरेंस देते हुए जापान को इसी टाइटल के साथ इसने मेंशन किया और कहा लैंड ऑफ द राइजिंग सन। उसके बाद से जापान का ये टाइटल फेमस हो गया और जापान को इसी नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऐसा इसलिए नहीं कि सचमुच में ही वहाँ पर ही सूरज जो है पहले तलू होता है, बट चाइना की तरफ से अगर देखा जाए, चाइना की डायरेक्शन से,
तो जापान से ही सूरज निकलता हुआ नज़र आता है, और जो फर्स्टली यानी जापान की सरज़मीन को ही उसकी रेज़ जो है वो छूती हैं। तो इस वजह से इसको ये टाइटल दिया गया और ये नाम इसका फेमस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये टाइटल है, और कंट्री का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए कहा जाता है कि इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, इसके कुछ एरियाज़ में जो सूरज है जब तुलू हो रहा होता है तो वहाँ पे मिडनाइट होती है, आधी रात का वक्त होता है, और कुछ इलाके तो वहाँ पर ऐसे हैं कि वहाँ पर 24 आवर्स ही सूरज तलू रहता है, गुरूब होता ही नहीं, अगर हो भी तो थोड़े से टाइम के लिए, देन फिर अगेन तलू हो जाता है। तो मोस्टली अप्रैल टू अगस्त ऐसे समर सीज़न में ऐसे मंथ्स हैं कि 24 आवर्स ही वहाँ पे सूरज आपको नज़र आता रहेगा, तो इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री है साउथ कोरिया, एंड उसका टाइटल एंड यूनिक नेम है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसे इसलिए ऐसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ सुबह सवेरे बहुत ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर होता है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर, और ऐसा एक इन्वायरमेंट है जो कि बहुत पुरस्कून कर देता है, और स्पेशली सुबह के वक्त मॉर्निंग के टाइम पर, तो इसलिए इसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिथेट है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज ये कहा जाता है म्यांमार को, और म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत से पैगोडाज पाए जाते हैं, तामीर किए गए हैं। इसके लिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि पैगोडाज होते क्या हैं। पैगोडा एक ऐसी बिल्डिंग है जो बुद्ध मज़हब के लोग बनाते हैं अपने रिलीजियस जो पर्सन्स हैं उनकी मेमोरीज़ और उनके जो रेलिक्स होते हैं उनको सेव करने के लिए। अब बुद्ध मत मज़हब जो है इसके फाउंडर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका रियल नेम था, वो थे। उनका कबीला शाक्या कहलाता था। तो शाक्या कबीले के क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, तो बुज़ुर्ग को मनी कहा जाता है, तो शाक्या मनी उनको टाइटल दिया गया। अब ये टाइटल उनको शाक्या मनी मिला, और जो बाकी उनके ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं बुद्ध मत में बाद में आने वाली जिन्होंने फॉलो किया बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, उनको भी यही टाइटल दिया जाने लगा बुद्धिस्ट में। अब बुद्ध मत में हमें दो बिल्डिंग्स मिलती हैं, एक तो स्टोपा और एक पैगोडा। स्टोपा ऐसा होता है जो एक डोम की शक्ल में, एक गुंबद की शक्ल में होता है, और एक बेल शेप्ड में होता है, गुंबद सा बना हुआ, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वो क्लोज्ड होता है, उसके अंदर एंटर नहीं हुआ जा सकता। ये भी एक मोनोमेंट होती है, एक यादगार के तौर पर बुद्ध मत में मज़हब में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये बनाते हैं। पैगोडा जो है वो इसके थोड़ा डिफरेंट है। वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है, एक टावर लाइक बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसकी बहुत सी मंजिलें होती हैं, और उसमें एंटर भी हुआ जा सकता है। वहाँ पर इन्होंने ये एक तरह से एक मकान सा, एक बिल्डिंग सी बनाई होती है, जिसमें वो ओल्ड मंक्स एंड रिलीजियस पर्सन्स जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे तबरुक के तौर पर, जैसे मुबारक समझते हुए वहाँ पर ये उनको रखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं म्यांमार में, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं, पैगोडाज हैं, जिनका नाम पैगोडा जिन्हें कहा जाता है। सम टाइम ये इनको सोना जो गोल्ड होता है उसकी एक तय चढ़ाई जाती है, उससे पॉलिश किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें गोल्डन पैगोडाज कहा जाता है। इनके कलर्स की वजह से भी इनको ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे म्यांमार में हमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। वहाँ के जो किंग्स हैं, किंग्स ऑफ म्यांमार, उन्होंने मैसिव अमाउंट्स ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल एंड पकोडाज जो उन्होंने वहाँ पे बिल्ड करवाए, और जगह जगह पे हमें यही ऐसी बिल्डिंग्स वहाँ पे म्यांमार में नज़र आती हैं, जिस वजह से म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज
कहा जाता है। तो ये रीज़न थी म्यांमार के टाइटल की। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है वो है लैंड ऑफ राइस एंड टीक। ये भी कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कहा जाता है, कि वहाँ पे जो है चावल की फसल बहुत ज़्यादा उस पे फोकस किया जाता है और उसे उगाई जाती है, और उनकी इकॉनमी का एक जो ज़रिया है माशी हालत को बेस्ट करने का, और उनकी इकॉनमी की जो बेस है वो इसी राइस क्रॉप पे होती है। और ये दुनिया का एक बड़ा राइस एक्सपोर्टर माना जाता है म्यांमार, इसलिए इसे लैंड ऑफ राइस कहा जा रहा है। अब लैंड ऑफ टीक इसे क्यों कहा जा रहा है? तो टीक एक ऐसा दरख्त है जिससे फर्नीचर बनता है, और स्पेशल काइंड है, एक काइंड स्पेशल काइंड की एक लकड़ी है ये। और ये बहुत पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया में ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेशियस है, कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसे ब्राउन गोल्ड भी कहा जाता है। इसके कीमती होने की वजह से इसे गोल्ड से तशबीह दी जा रही है, और ब्राउन जो है वो इसका कलर है, इसका रंग ऐसा होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्राउन गोल्ड। अब दुनिया की अगर सारी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टीक के जंगलात पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा मिकदार में ये दरख्त पाए जाते हैं, ये म्यांमार में मिलते हैं। डेट्स वाई म्यांमार जो है उसे लैंड ऑफ राइस एंड टीक कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स एंड होली लैंड। ये दोनों टाइटल हैं पैलेस्टाइन के, फ़लस्तीन के। फ़लस्तीन जो है ये एक ऐसा सिटी है जो तीन मज़ाहब जो मिलते हैं हमें, इस्लाम एंड जूडिज़म एंड क्रिश्चियनिटी, इन तीनों मज़ाहब में ये मुल्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत से प्रॉफिट्स बॉर्न हुए, एंड फिर वहाँ पे ही उनकी डेथ हुई, एंड वहाँ पे बरीड भी हैं, दफन है वहाँ पर बहुत से प्रॉफिट्स। एक रीज़न ये है कि वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस है, और इसलिए इसे मुक़द्दस सरज़मीन कहा जाता है। एंड देन यहाँ पे जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, तो इसलिए इसे ये इम्पोर्टेंस हासिल है कि इसे होली लैंड एंड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स का टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स है। तो आइलैंड क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले लास्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने उसे नहीं सुना, एपिथेट्स का जो लेक्चर 1 है, तो आप उसे सुन लें, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पे। तो वहाँ पे हमने डिटेल में बात की कि आइलैंड से क्या मुराद है। तो लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स ये कहा जाता है इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो आइलैंड्स की है, जज़ीरों की है, वो वहाँ पर पाई जाती है, और मोर देन 17,000 आइलैंड्स आर देयर। 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स वहाँ पर मिलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है लैंड ऑफ केक्स। अब स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा रीज़न ये है इसको ये कहने की, एक यूनिक जो इसको ये नाम दिया गया है इसलिए कि एक मोस्ट फेमस एक टाइप है केक की, ओट केक, ओटमील केक, ये वहीं पर बनते, और वहीं से ही ये बनना स्टार्ट हुए हैं, और पूरी दुनिया में ये ओटमील केक्स जो बनना स्टार्ट हुए, तो इसका जो ओरिजिन है ये स्कॉटलैंड में ही हुआ, यानी वहाँ से ही ये स्टार्टिंग हुई इसके बनने की। ओटमील केक्स जो है ये किससे बनते हैं? तो एक स्पेशल जौ की एक किस्म होती है जय, उन्हें ओट्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो जौ जो एक आटा होता है उसकी जौ की जई जो है, जई के आटे से बने हुए केक ओटमील केक्स कहलाते हैं। और ये ओटमील केक्स जो हैं ओल्ड टाइम्स में, पुराने वक्तों में ये बेक्ड होते थे जस्ट स्कॉटलैंड में। तो इस वजह से इसको ये नाम दिया गया, और इसका ये टाइटल फेमस हो गया, लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड का टाइटल। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी
की सरज़मीन, दूध और शहद की सरज़मीन, ये लेबनान को कहा जाता है। और इसे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि लेबनान बहुत फेमस है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की, यानी वहाँ पे शहद और दूध से बनी हुई चीज़ों को प्रोड्यूस करने की एक लंबी ये हिस्ट्री रखता है। और लेबनान जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से है, दुनिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं हनी के, उनमें से एक लेबनान भी है। और वहाँ पर मिल्क एंड हनी को एक प्रॉस्पेरिटी यानी एक खुशहाली की इलामत भी समझा जाता है, सिंबल समझा जाता है, माना जाता है। तो इसलिए भी इसको ये टाइटल दिया गया, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल ये टाइटल है इजिप्ट का, मिस्र का। मिस्र को नाइल का दिया हुआ तोहफा यानी गिफ्ट क्यों कहा जाता है कि ये नाइल ने गिफ्ट दिया हुआ है? ऐसा इसलिए है, कहा ये जाता है कि जहाँ पे आज हमें ये शहर ये मुल्क जो है ये मिलता है बसा हुआ, यहाँ पर ये नहीं था पहले, बहुत वक्त पहले यहाँ पे दरिया नील ही था जो बहता था। बट जब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, अपना रुख चेंज किया, तो वहाँ पे वो जगह खुश्क हो गई और लोगों की आबादी वहाँ पे बढ़ने लगी और बनने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो शहर से मुल्क बन गया। तो इसलिए इस सरज़मीन को नाइल, गिफ्ट ऑफ नाइल का टाइटल दे दिया गया। क्योंकि अगर एक रीज़न ये भी है कि नाइल जो है वो बहुत वहाँ के रहने वाले जो मिस्री लोग हैं, इजिप्शियंस हैं, वहाँ पे रहने वाले बशिंदे, उनके लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, यानी उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है ये दरिया। इसके ज़रिए से वो तजारत करते हैं और बाकी भी उनकी जो ज़िंदगी का अर्निंग का इन्हसार है वो इसी पे डिपेंड करते हैं वो। और अगर कहा यह जाता है कि विदाउट इट रिवर नाइल के बगैर इजिप्ट जो है एक डेजर्ट बन जाएगा, अगर ये वहाँ पर रिवर नाइल मौजूद ना हो। तो ये रीज़न है कि इस सरज़मीन को, इजिप्ट को, गिफ्ट ऑफ नाइल कहा गया है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा है सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का बीमार आदमी, एक पेशेंट, ये कहा गया है। किस मुल्क को ये नाम दिया गया? तुर्किये को, यानी जो पहले तुर्की था अब उसका ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया गया तुर्किये। तो इसलिए इसे तुर्कियों को ये टाइटल दिया गया क्योंकि एक वक्त ऐसा आया इस मुल्क पर, इसने इकॉनमी जो है इसकी काफ़ी वो खस्ता हाल हो गई और इन्हें काफ़ी मुफलसी का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में इनकी इकॉनमी को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त ऐसे ही था जैसे यूरोप, पूरे यूरोप में बाकी जो दूसरे ममालिक हैं, जो दूसरे एरियाज़ हैं, इलाके हैं, वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी। जबकि तुर्की जो है वो ऐसे ही था जैसे कोई बीमार आदमी ना चल फिर सकता है, ना कुछ कर सकता है, और वो लेटा हुआ हो बस। तो इसलिए उस वक्त की कंडीशन को देखते हुए इसे ये नाम मिला, टाइटल मिला, सिक मैन ऑफ यूरोप, तुर्की को। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल है लैंड ऑफ मैपल लीव्स एंड लैंड ऑफ लिलीज। तो ये टाइटल है कनाडा का। कनाडा एक जो मुल्क है, इसके झंडे पे भी, इसके फ्लैग पे भी हमें मैपल लीफ दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, ये है मैपल लीफ। तो इसे लैंड ऑफ मैपल लीफ इसलिए कहा जाता है कनाडा को क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैपल ट्रीज़ हैं, उगे हुए हैं, बहुत कसरत से कनाडा में हमें मिलते हैं। और मोर देन 13 वैरायटीज़ ऑफ मैपल ट्रीज़ की जो है वो वहाँ पर मिलती हैं, यानी डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट टाइप्स के मैपल ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, इनके इकसाम हैं। और इनका जो कनाडा है, इनकी नेशनल सिंबल भी मैपल लीफ ही है। एंड लैंड ऑफ लिलीज इसे क्यों कहा जाता है? तो इसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे लिलीज़ जो कि एक फ्लावर्स की, एक फूलों की किस्म है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उस मुल्क में, कनाडा में। बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनसे ज़्यादा तादाद में भी ये वहाँ पर मौजूद हैं और इनकी वैरायटी वहाँ पर मौजूद है। तो डेट्स वाई कनाडा जो है ये कहलाता है लैंड ऑफ मैपल लीफ एंड लैंड ऑफ लिलीज़। नेक्स्ट है हमारे पास द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप एंड कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो ये कहा जा रहा है बेल्जियम को।
बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसको ये 2 टाइटल दिए जाते हैं, 2 नाम इसको इसके फ़ेमस नाम हैं। तो ऐसा क्यों है? बैटलफ़ील्ड ऑफ यूरोप यानी यूरोप के जंग का मैदान। तो बेल्जियम की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि जो कंट्रीज़ फ्रांस एंड दूसरे कंट्रीज़ जो हैं जर्मनी वग़ैरह जब वो उनकी बेल्जियम जो है वो दरमियान में मौजूद है और जब भी उनकी जंगें हुई हैं एक बहुत बड़े लेवल पर, तो बेल्जियम ही उनका जंग का मैदान बना। तो इसलिए इसको बैटलफील्ड ऑफ यूरोप कहा जा रहा है, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन बैटल्स जो हैं वहाँ पर उस कंट्री में हुई हैं। अब इसको जो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जा रहा है बेल्जियम को, तो इसकी रीज़न ये है। कॉकपिट को पहले तो समझ लेते हैं कि कॉकपिट क्या होता है। तो लिटरल मीनिंग जो है कॉकपिट का वो है एक ऐसी जगह जहाँ पर कुक फाइट होती है, यानी जो मुर्ग की लड़ाई होती है, मुर्ग को लड़वाया जाता है, उस जगह को कॉकपिट कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको उन्हें कोक्स फाइटिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है एंड तशबीह दी जा रही है। और बेल्जियम जो है ये कंट्री इसको इस लैंड को एक रिंग की तरह माना जा रहा है कि ऐसा रिंग जिसमें लड़ाई जारी हो और लड़ाई की जा रही हो, तो ये बेल्जियम है। तो इसलिए इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ पर्ल्स। आइलैंड ऑफ पर्ल्स ये बहरीन को कहा जाता है और इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आला क्वालिटी के पर्ल्स मिलते हैं एंड ये रिच सोर्स है ऑफ पर्ल्स का। बाकी दुनिया से जो है डिफरेंट यहाँ पे वैरायटीज़ एंड टाइप्स एंड क्वालिटी के पर्ल्स मौजूद होते हैं, मोती मिलते हैं, बहुत कीमती, इसलिए इसको आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहा जा रहा है बहरीन को। नेक्स्ट एंड जो लास्ट है वो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये कहा जा रहा है द पामीर प्लेट्यू इन तिब्बत। पामीर प्लेट्यू तिब्बत में जो मौजूद है, यानी जिसे सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है, एक ऊंची उठी हुई जगह। प्लेट्यू का मीनिंग ही यही है कि किसी कदर ऊंची उठी हुई ज़मीन का एक चौड़ा चिपटा रकबा, एक ऐसी जगह जो बाकी ज़मीन की एरिया से दरमियान से ऊपर को उठी हुई हो, चारों साइड से सराउंडिंग से, और वो बट चौड़ी एंड चिपटी हो, तो उसको प्लेट्यू कहा जाता है। अब इसे तिब्बत का जो पामीर प्लेट्यू है इसको क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि ये दुनिया का रूफ है, छत है दुनिया की। तो इट इज़ अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू, यानी अगर क्वेश्चन ये हो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो वो भी पामीर प्लेट्यू ही है। तो इसे बामे दुनिया भी कहा जा रहा है। बामे दुनिया को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो रूफ ऑफ वर्ल्ड है। तो पामीर प्लेट्यू इसी तरह से ही दरमियान में मौजूद है और इस कदर हाइट पर मौजूद है कि इसे दुनिया की छत कहा जा रहा है इसकी हाइट की वजह से। और वैसे भी ये जो है माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है कराकरम एंड दूसरी वो डिफरेंट रेंज है कोहे हिंदू कश वगैरह, उनके ये दरमियान में पाया जा रहा है। तो ये आज का कंप्लीट लेक्चर है। आप इस कोई भी इसके बारे में आपका क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं एंड ये लेक्चर आपको ये जानना कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिफरेंट ममालिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसको जो है अगर मज़ीद आप जानना चाहते हैं जनरल नॉलेज एंड दूसरे करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी।